Good afternoon, students. Today we are going to start next topic of chapter 5, which is related to exercise 5.2. The topic is laws of exponents. हमने अभी तक पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, उसमें बेस क्या होता है, उसके एक्सपोनेंट क्या होता है, ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी थी। कैसे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, सब हमने 5.1 में किया हुआ है। यहाँ हम उन्हीं एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे और इन्हीं लॉज पर आपकी एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड है। तो अच्छे से इन लॉज को पढ़ेंगे, ये आपके लिए नया है क्योंकि, तो अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला लॉ क्या है कि p रेज़ टू पावर q, p की पावर q और p की पावर r इज इक्वल टू p की पावर q प्लस r। कहने का मतलब दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q पावर है और r भी पावर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दो एक्सपोनेंट के बेस सेम है और उनकी पावर अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दिस कैन बी सिंप्लीफाई, दिस कैन बी सॉल्व बाय एज p की पावर q प्लस r। यानी कि बेस को एक बार लिखेंगे और जो पावर से उनको ऐड करेंगे। लॉज का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, लॉज होने से क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लॉ ना होते तो हम इसको अलग सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करते, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते। लेकिन क्योंकि ये लॉ मेरे पास आ गया तो इससे हम क्या करेंगे कि जो भी पावर से पहले उसको ऐड करेंगे, फिर एक बार उसको सॉल्व करेंगे। तो अपने टाइम को बचाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए लॉज का यूज़ किया जाता है। तो इसको एग्जांपल समझ लें। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4। दिस इज द एग्जांपल, आप यू कैन सी दैट 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4। यहाँ पे p जो है 2 है, q जो है 6 है और r जो है 4 है। तो दिस कैन बी रिटन एज यूजिंग दिस लॉ। क्या लिखा जा सकता है इसको, 2 की पावर 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज 10, यानी 2 टू द पावर 10, राइट। तो दिस इज टू द पावर 10 यूजिंग दिस लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैं, अगर उनके बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो पावर्स ऐड होती हैं और बेस को एक बार लिखा जाता है, ठीक है। सेम वे अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है, दिस वन, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है, लेकिन p q r वो तीनों सेम है। तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही थी, यहाँ पर जो है पावर माइनस हो जाएंगी, राइट। बेस सेम है, पावर्स अलग है, बेस में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स माइनस होती है। यानी अगर यही सेम क्वेश्चन लिया जाए 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 4, राइट। तो दिस इज 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 4 इज 2, तो दिस इज 2 टू द पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई भी क्या सकता है, 2 की पावर 2 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 विच इज़ 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, अब अगर मान लीजिए 4 आंसर आ रहा है, हमें पता है। अब मान लीजिए हमारे पास ये लॉ ना होता तो पहले हम इसकी पावर को पहले सॉल्व करते, फिर इसकी पावर को पहले सॉल्व करते, फिर उनको डिवाइड करते, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता, राइट। तो ये अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम लॉज का यूज़ करते हैं। सेकेंड लॉ क्लियर हो गया। थर्ड लॉ है कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उसकी भी हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो जो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो एक्सपोनेंट हैं हमारे पास, पावर्स है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ले लिया जैसे मैंने 2 की पावर 6 है और उसकी भी पावर 4 है, तो जो पावर्स होंगी 6 और 4 वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, विच इज़ 24, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6 की पावर 4 है, तो दिस इज 2 की पावर 6 इंटू 4 विच इज़ 24। थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ लॉ क्या है कि अब यहाँ पर हमारे बेस अलग कर दिए गए हैं और पावर सेम रखी गई है। अभी तक हमारा बेस सेम था, पावर्स अलग थी, अब पावर्स सेम है और बेस अलग है। तो फोर्थ लॉ क्या है हमारा कि p इंटू r, p की पावर r इंटू q की पावर r। तो क्या होता है, यानी बेस अगर अलग है, पावर्स सेम है, तो बस आपस में बेस मल्टीप्लाई होते हैं और पावर्स को एक टाइम लिखा जाता है, ठीक है। अगर बेस अलग है तो बेस मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो पावर ऐड होंगी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इस चीज़ का डिफरेंस ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, वरना नई चीज़ें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको एक बार लॉ याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर बेस अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे बेस अलग करना है, तो हम ये वाला क्वेश्चन तो नहीं लेंगे क्योंकि ये सेम है।
तो अब मैंने यहाँ पे 2 की जगह एक 3 लिख दिया है, तो दिस इज़ 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ये मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे देखेंगे इसको, ये क्वेश्चन है, बेस अलग है, पावर्स सेम है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 यूजिंग दिस कैन बी रिटन एज दिस 2 इंटू 3 की रेज़ की पावर 3। अब आप बेस को मल्टीप्लाई किया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 इंटू 3 विच इज 6, यानी 6 टू द पावर 3। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, दिस इज 216 आएगा इसका आंसर। तो ये है सिंपलेस्ट वे, इस एक्सपोनेंशियल का यूज़ करके, इस एक्सपोनेंट का लॉ का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। क्या किया है इसमें, बेस अलग है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई होती है अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो। अगर डिवीजन का साइन है तो बेस आपस में डिवाइड होंगे और पावर एक बार लिखी जाएगी, सेम वही चीज़। बेस अगर सेम है, पावर बेस अगर अलग है, पावर से सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो दिस कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, यानी जो बेस है P और Q वो आपस में डिवाइड होंगे और पावर को एक बार लिखा जाएगा। तो अगर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड रखेंगे, वरना उसको फ्रैक्शनल की फॉर्म में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैंने क्वेश्चन लिया है सेम ये वाला, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 3 की पावर 3, सिंपली, कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 जार 4 2 जार 8 अपॉन 3 3 जार 9 3 जार 27, 8 अपॉन 27 का आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो है और जो लास्ट लॉ है वो है आपका दिस, P रेज़ टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे P कुछ भी हो सकता है, वो एक रैशनल नंबर हो सकता है, वो एक डेसिमल नंबर हो सकता है, वो एक नेगेटिव नंबर, वो एक पॉजिटिव, कैसा भी नंबर है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लैक्स में क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 की पावर 0, तो पावर 0 है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होगी। -40 की पावर 0, -40 रेज़ टू द पावर 0 है, पावर 0 है, दैट मीन्स वैल्यू 1। कोई एक्सपोनेंट, कोई भी ऐसा वेरिएबल है इसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1, यानी कैसा भी नंबर मेरे पास हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। क्लियर हो गई ये सारे लॉस। तो हम 1-2 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। इसको सॉल्व करके हमें सिंप्लीफाई करना है, एक नंबर में एक वैल्यू लानी है हमें, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5, ये है हमारा क्वेश्चन। हमें लॉज याद रखने हैं, जो भी हमारे पास लॉज हैं उसको कंपेयर करेंगे कि इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। बेस सेम है और पावर्स भी सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें बेस को देखना है भी, ठीक है ना, क्योंकि पावर्स सेम वाली कंडीशन में बेस अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने कोई लॉ नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पर बेसिकली बेस को कंसिडर करेंगे। बेस सेम है, पावर्स तो कुछ भी हो सकती हैं, वो कभी भी सेम भी हो सकती है, कभी अलग भी हो सकती हैं। बेस सेम यहाँ पर मेन है, तो कौन सा लॉ लगेगा, दिस वन, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5 विच इज़ 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5 इज 0। अब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 थी तो 1 वैल्यू आती है, दैट मीन्स दिस इज़ 1। अब आप यहाँ से यहाँ आए, क्यों आए, क्या रीज़न है, तो आप इसका रीज़न लिखोगे कि P की पावर Q डिवाइड बाई P की पावर R क्या होता है, P रेज़ टू द पावर Q माइनस R। ये लॉ हमने पढ़ा है, इसके बेस पे यहाँ आया है। अब यहाँ से ये कैसे आया है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि P की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आप जहाँ भी जो भी लॉ लिखते जाएंगे, जो भी लॉ यूज़ कर रहे हैं, साइड में उसका रीज़न लिखेंगे कि आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी इन्हीं लॉज का यूज़ करके, ठीक है। ये जो सारे लॉज हैं आपके, सिर्फ इन्हीं लॉज का यूज़ करके आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी।